चैनल अगेन। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके, जो कि है आप एक एफिशिएंट एकेडमिक सीवी और रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कि आप एक एफिशिएंट ईमेल कैसे लिखे प्रोफेसर को, ताकि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिले। व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल टू प्रोफेसर, तो आपको उसमें कुछ अटैचमेंट करनी है, राइट। तो उसमें से एक अटैचमेंट है सीवी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक एफिशिएंट रिज्यूमे कैसे बनाएं, एकेडमिक रिज्यूमे अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग बात करेंगे एकेडमिक रिज्यूमे के बारे में, कि नॉट वर्क रिज्यूमे। तो बेसिकली रिज्यूमे होता है, ये आप सबको पता ही है। यूजुअली रिज्यूमे और जो सीवी होते हैं वो आपका जो एकेडमिक क्रेडेंशियल है उसका एक शोकेस है। आप अपने क्रेडिट्स, अपने स्किल्स को शो करते हो करिकुलम विटे में। तो इन दैट केस जब आप बाहर भेजते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनका हर एक का कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स होती रहती हैं, राइट। वो चेंज भी होती रहती है और हम लोग को ऐसा लगता है कि जनरल रिज्यूमे हम लोग कैसे बनाएं ताकि हम सारी कंट्रीज़ में सेंड कर सकें। तो पहली बात तो ये कि जब हम एक एकेडमिक सीवी बना रहे हैं, तो कोई और कंट्री से भेजने से पहले हमको उस कंट्री का थोड़ा फॉर्मेट चेक कर लेना चाहिए। जैसे अगर अभी मैं साउथ कोरिया में हूँ, तो जब मैंने यहाँ पे सीवी और रिज्यूमे सेंड किया था, तो मैंने यहाँ के हिसाब से फॉर्मेट को चेंज किया था। एक बहुत अच्छा रिज्यूमे और सीवी लिखने का कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, और मैंने जो लिखा है अपना पर्सनल सीवी वो भी मैं शो करूँगी स्क्रीन में। तो फिर आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग एकेडमिक सीवी, पीएचडी के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए जा रहे हो, आर्ट साइंस कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, तो ये आपको हेल्पफुल होगी। जब भी सीवी लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो दिमाग में ये आता है कि हम लोग सीवी किस फॉर्मेट में लिखें या कौन से फॉन्ट के साइज़ में लिखें। तो वैसे तो हमें वो वाला फॉन्ट चूज़ करना चाहिए जो हमें समझ में आए, जो सामने वाला इंसान जो उसको पढ़ रहा है उसको समझ में आए। ऐसा फॉन्ट आपको यूज़ करना चाहिए, ना कि आप कुछ एनीमे या फिर कुछ स्टाइलिश। उससे बेहतर आप सिंपल यूज़ करो, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन का 10th साइज़ का जो फॉन्ट आता है उसको यूज़ कर सकते हो। यूजुअली हम लोग साइज़ 10 का यूज़ करते हैं कोई भी फॉन्ट, क्योंकि वो पढ़ने में ईजी रहता है। अगर वो प्रिंट भी होता है तो भी वो पढ़ने में ईजी रहता है। में हमें जो सीवी के जो सेकेंड स्टेप होता है, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या देना होता है, बहुत लोगों को लगता है कि क्या दें वहाँ पे। तो पहले तो आपका फुल नेम वहाँ पे रहना चाहिए। फुल नेम आपके कंट्री के हिसाब से आप जैसे भी लिखते हो, फुल नेम आपको देना चाहिए। उसके बाद आपका एड्रेस, आप होम एड्रेस भी दे सकते हो। आप अगर किसी ऑफिस, जो आपका परमानेंट ऑफिस है, वहाँ पे आप दे सकते हो, या फिर आप लैब एड्रेस भी दे सकते हो जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो। तो यूजुअली हम लोग होम एड्रेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो परमानेंट होता है। और उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर या जीमेल आईडी, ईमेल आईडी नंबर आपको देना चाहिए। आप कोई भी एक लिंक्डइन या फिर ऐसा कुछ प्रोफाइल जो होते हैं, उस प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो। अगर गूगल स्कॉलर है उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन आप तभी ऐड कर सकते हो जब आपका वो प्रोफाइल काफ़ी एक्टिव या फिर अपडेटेड वर्जन में है। ऐसे ही एक अकाउंट बना के मत दे देना, बिकॉज उस अकाउंट को देने का हम लोग का ये पर्पस है कि कोई भी इंसान अगर उसको देखना चाहे कि आपका जो पेपर्स, पब्लिकेशंस, जो अपने एकेडमिक पेपर्स या फिर पब्लिकेशंस जो हैं वो कैसा है, आपका प्रोफाइल कैसा है। अगर आप सीवी में अपडेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी चाहिए, तभी आप लिंक्डइन या फिर गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर रिसर्च एम या फिर पर्सनल प्रोफाइल। तो ये तीनों चीज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बेसिकली कोई एक आप दे सकते हो इसमें। जैसे मैंने अपना सीवी में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स दिया है, मतलब कि मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपके इंस्टीट्यूशन में क्यों एडमिशन लेना चाहती हूँ। या फिर पर्सनल प्रोफाइल, जैसे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, लाइक मेरा 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिसर्च में, तो मेरे लिए बहुत स्किलफुल होगा। या फिर एक बहुत अच्छा कैची लाइन आप चूज़ कर सकते हो, बट रिलेटेड टू एजुकेशन। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं। थर्ड स्टेप में आप ऐड करोगे अपना एजुकेशन। तो उसको ऐड करने के लिए बहुत तरीके से, एक तो आप स्क्वायर बॉक्सेस बना लो। अगर आप स्क्वायर बॉक्सेस बनाओगे, उसमें से कुछ कॉलम कर दोगे, जैसे कि आप मेरे सीवी में यहाँ पे देख पा रहे हो, तो फिर ये ईजी रहता है उसको रीड आउट करना, राइट। आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम डालते हो, आप उसका ईयर डालते हो,
आप उसका टोटल जो मार्क्स था वो डालते हो और आपका जो सब्जेक्ट्स था वो डालते हो। तो इस तरीके से आप डालने से आपको जो रीडर है उनको ईजी रहेगा ये जानने के लिए कि आपका क्रेडिट्स या फिर ग्रेड्स कैसे थे। फोर्थ स्टेप में हम लोगों को अपना रिसर्च एक्सपीरियंस डालना है। अगर आप रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब क्या, रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब जैसे कि मैं पहले मास्टर्स में क्या रिसर्च कर चुकी हूँ या फिर क्या प्रैक्टिकल्स कर चुकी हूँ, उसका डिटेल्स मुझे यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैंने मास्टर्स में सर्वे किया था या फिर मैंने बैक्टीरियल सेल कल्चर किया था, तो मैं उसका डिटेल्स यहाँ पे डालूंगी कि मैंने सर्वे किया था और मैंने बैक्टीरियल सेल कल्चर किया था। या फिर आप अगर किसी लैबोरेटरी में इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसका डिटेल्स आप डाल सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में नहीं डालनी है क्योंकि हम लोग डिटेल में तो बाद में आ रहे हैं। बट रिसर्च एक्सपीरियंस आपको डालनी है बिकॉज रिसर्च एक्सपीरियंस से उनको पता चलेगा कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आप पीएचडी या फिर मास्टर्स के लिए वो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि आर्ट्स के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, आर्ट्स का स्टूडेंट का भी वो है, अगर आप इंटर्नशिप किए हो, अगर आप कोई फाइनल प्रोजेक्ट पे काम किया है तो उसको मेंशन कर सकते हो कि आपका ये रिसर्च एक्सपीरियंस है। उसके बाद आता है रिसेंट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो जो रिसेंट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इसलिए ये वाला कॉलम है, इसलिए ये वाला टॉपिक या फिर कॉलम है क्योंकि ये जो रीडर है उनको ये कंसेप्ट देगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर ये बहुत ज़्यादा तब काम आता है जब हम लोग कभी गैप लेते हैं। लाइक अगर मैंने में मास्टर्स किया है एंड उसके बाद 1 साल का गैप लिया है एंड उसके बाद मैं अभी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो उस वक्त उनके लिए क्यूरियसिटी होगी कि आपने तो मास्टर्स 2018 या 19 में ख़त्म किया है, आज उसके बाद आपने क्या किया, राइट। तो इन दैट केस रिसेंट एक्सपीरियंस एंड रिसर्चेस उनको वो वाला कंसेप्ट देगा कि आपका रिसेंट एक्सपीरियंसेस क्या थी। तो अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आप उसका थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी, या फिर अगर आप रिसेंटली किसी लैब में इंटर्न किए हो या फिर रिसेंटली अभी किसी जॉब से आए हो तो वो सारे एक्सपीरियंस आप वहाँ पे लिख सकते हो। वो ये इट कैन बी इंक्लूडेड इन लाइक बोथ आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। तो टेक्निकल स्किल्स बेसिकली हम लोग कंप्यूटर स्किल्स को भी ले सकते हैं। आप कंप्यूटर स्किल्स को वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि आप मेरे सीवी में देख रहे हो, वहाँ पे आप फुल डिटेल्स में लिख सकते हो। एक्चुअली पता है आपको एम एस वर्ड एंड एक्सेल और जो भी है पावर पॉइंट, ऐसे भी डिटेल्स में आप लिख सकते हो। या फिर आपको डीटीपी आती है वो सब भी आप लिख सकते हो। आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोई कोर्स किया हुआ था, आप उसका डिटेल्स का लिख सकते हो कि आपने ये किया है, ये आपका स्किल्स था टेक्निकली। और कभी कभी अपने टेक्निकल स्किल्स में अपना जो जैसे माइक्रोस्कोप का कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स आपको पता है, आप उस पर एक्सपीरियंस्ड हो, हाँ आप उसको लिख सकते हो। या फिर आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स पता है जो कि हम लोगों को रिसर्च में काम आता है, तो वो सॉफ्टवेयर्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी किया है। तो टेक्निकल स्किल्स इज बेसिकली आपको कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंटल कौन सा एक्सपीरियंस या फिर कौन सा स्किल्स आपको आते हैं वो लिखने में हम लोग बात करते हैं कि मास्टर्स या फिर बैचलर्स की डिजर्टेशन या फिर फाइनल प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो लिखा है, जो मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट या फिर डिजर्टेशन था, उसको मैंने कैसे, उसका एक ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ। सो एमएससी डिजर्टेशन या मास्टर डिजर्टेशन या फाइनल प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है, बस उसका टाइटल देना है और उसका एम देना है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है कि वो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है या उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। जस्ट बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना है, जस्ट लाइक 5 लाइन में आपको उसको एंड करनी है और उसमें आपको पूरा उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि आपका वो डिजर्टेशन या फाइनल प्रोजेक्ट कैसा था। तो मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हो। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आप नहीं भी दे सकते। वर्क एक्सपीरियंस में हम लोग ये ऐड करते हैं कि हमारा लास्ट जॉब क्या था या फिर हम अभी क्या जॉब कर रहे हैं या फिर हमारे पास जॉब एक्सपीरियंसेस क्या थी। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो, कभी कभी आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकती है, तब इस कॉलम को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। इन दिस स्टेप वी मोस्टली टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंसेस वी अटेंडेड, राइट। उसके बाद हम लोग इसी के साथ ऐड कर सकते हैं हमारे अचीवमेंट्स भी। लेकिन कभी कभी कोई कॉन्फ्रेंसेस का जो कॉलम या फिर स्टेप है उसको बाद में ऐड करता है। पहले हम लोग
अपना अचीवमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले सीवी में आप देख पा रहे हो कि मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंडिंग के साथ साथ अपने अचीवमेंट्स का भी डाला हुआ है, मतलब जो मुझे अवार्ड मिला है कॉन्फ्रेंस में मैंने उसको भी ऐड किया हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, या फिर आप अलग से अपना ग्रेड एंड अवार्ड को ऐड कर सकते हो। हमारा जो भी ग्रांट्स, स्किल्स, अवार्ड्स हैं उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई बुक चैप्टर पब्लिश हुआ है हमारा, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। या फिर हमारा कोई पेपर पब्लिकेशंस है, हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप को आप इग्नोर भी कर सकते हो। स्किल के बारे में बात करते हो लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। आप एक बॉक्स बना सकते हो, उसमें आप अपना लैंग्वेजेस का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आप इंटरमीडिएट स्किल्स में हैं और या फिर आप बेसिक्स में हैं, उसका भी एक 3 कॉलम बना सकते हो, लाइक बेसिक, इंटरमीडिएट, फ्लुएंट। जैसे कि मैंने बनाया हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, कोरियन। तो मुझे अगर हिंदी आती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली है, मुझे फ्लुएंट आती है तो मैंने इसको फ्लुएंट में डाला है। या फिर आपको कोरियन फ्लुएंट आती है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली लैंग्वेज स्किल करके आप जस्ट लैंग्वेजेस का नेम आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर एडिशनल एक्टिविटीज़ का। यूजुअली जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे वो लिखना कभी कभी अननेसेसरी हो जाता है क्योंकि वहाँ तक उनको इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आप कभी बैचलर के लिए ट्राई करते हो तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर एडिशनल एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, या फिर उसको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या फिर हॉबीज़ भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सीवी हम लोग ऐड करते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप अपने प्रीवियस प्रोफेसर्स, प्रीवियस गाइड की डिटेल्स डाल सकते हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत अच्छे से जानता होगा, ताकि जो सीवी रीड करने वाला टीचर, प्रोफेसर जो भी है, वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके बारे में पूछ सकते हैं जो डिटेल्स आपने डाला वो कितना सच है वो जानने के लिए। बेसिकली आपको आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और मैं जल्दी आऊँगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड।